जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 सितंबर से मेडिकल एसएससी जीडी 2021 का चालू हो गया है और उसका नोटिस आ चुका है। और कल से, यानी आज 11 तारीख है, कल से मेडिकल चालू हो जाएगा। तो मेडिकल में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है, कितनी कॉपी लेके जाना है, कितने फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आप लोग अब तक बहुत से वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को एक बार आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, तो फिर आप बाद में बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो आप एसएससी जीडी की इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां से आपको बाहर होना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन में ही दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अपना लेके जाना है 10th का हाई मार्कशीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट 10 है, जो आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसमें आपका नाम आधार से मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका आधार से मैच होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र यानी अस्थायी निवास, जिसको डोमिसाइल कहते हैं, ठीक है। ये आप ऑनलाइन करवा के बनवा सकते हैं किसी भी सीएससी सेंटर से, ठीक है। और अगर लगभग एक हफ्ते में बन जाता है ये नॉर्मली, और अगर और जल्दी बनवाना है तो आप लेखपाल से मिलकर उनसे जल्दी बनवा सकते हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है आयु आरक्षण। आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुबंध 5 एवं 6 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वालों को, जो भी ओबीसी या एससी एसटी वाले हैं, वो लोग ध्यान रखेंगे कि उनका सेंट्रल का वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनाएंगे, क्योंकि वो सीएससी से जो बनाते हैं वो वाला नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का सीएससी वाले ही बना देते हैं बेवकूफ़ बना के, और वो इंग्लिश में केवल टाइप करके बना देते हैं, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसका अलग फॉर्मेट होता है। वो इस फॉर्मेट में मैं आपको नोटिफिकेशन के एंड में दिखा दूंगा किस फॉर्मेट में आपको ओबीसी का यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुबंध 7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र। इसमें मैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए स्पेशल आप ध्यान देंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर वाले जो भी हैं ईडब्ल्यूएस वाले, उनको आय प्रमाण पत्र अपने साथ में लेके जाना है और ईडब्ल्यूएस भी बनवा के लेके जाना है। और अगर आपका इस बार का नहीं बन पाया है तो आपका जो पुराना है ईडब्ल्यूएस उसको ही लेकर जाना है, वो ही लेके जाएंगे आप, वो भी चल जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि वो 30, जब मतलब नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट था एप्लीकेशन का, उस टाइम आप एलिजिबल होने चाहिए। वो चीज़ मैं आपको पॉइंट अभी मैं दिखा दूंगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। ये आपके एडमिट कार्ड का है, जो पोर्शन उसमें दिया हुआ है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ अभी। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए है, ठीक है। आप नया पुराना जो भी है दोनों है आपके पास, तो दोनों लेके जाइए। एक है तो एक ही लेके जाइए, ठीक है। मतलब जो भी है आपके पास उसको लेके जाइए जरूर से। और जो ईडब्ल्यूएस होता है उसका कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रारूप नहीं होता है, वो एक ही प्रारूप होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट ही जारी करती है, ठीक है। आपके तहसीलदार या एसडीएम द्वारा जारी किया जाता है और ऑफलाइन ही बनता है वो। फिर विज्ञप्ति के अनुबंध, नेक्स्ट है विज्ञप्ति के अनुबंध 8 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ऊंचाई, सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र। ये वही जो कास्ट सर्टिफिकेट ही आपसे लिया जाएगा उसे ही है। फिर है नेक्स्ट है ये दंगा पीड़ितों के लिए है। ये आपने यहाँ से जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एसडीएम से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन ही ये सब चीज़ बनने वाली है। फिर पाकिस्तानी शरणार्थियों से विज्ञप्ति के अनुबंध 12 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल निवास या स्थान पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है। ये भी जिला कलेक्टर ही बनाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। नोटिस के अनुबंध 3 में निर्धारित प्रारूप में कार्यरत रक्षा कर्मियों से प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये जो है एक्स सर्विस मैन वाले हैं उनके लिए है, उनका भी एक प्रारूप है, उसी में वो लेके जाएंगे। जो एक्स सर्विस मैन अगर कोई हमारे भाई देख रहे हैं तो। फिर भूतपूर्व सैनिकों से सशस्त्र बलों में अपना कार्यकाल पूरा करने के अनुबंध 4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें दी हुई है कि आपको कैसे विस्तृत
चिकित्सा जांच परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना एवं चोट लगने की पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यानी जैसे रनिंग नहीं हुआ था जो एक्स सर्विसमैन थे उनका, तो वहाँ तो बिना रनिंग के उनको पास कर दिया गया था, लेकिन मेडिकल फिट होना चाहिए उनको। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है जो पॉइंट नंबर 13 है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और समझ लीजिए जो मैं अभी पहले आपको बता रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं अथवा आयु में छूट चाहते हैं, वो विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी वही जो ओबीसी, SC, ST हैं और EWS भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन के दर्जे के, उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता आवेदन को सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे तो आपको फेल नहीं करेंगे। फेल आप कब हो जाते हैं, जैसे आपका नंबर कम है, ठीक है, और आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में मानते हैं। तो आप जो जनरल का अभी कट ऑफ गया है, जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है 60, आप OBC से हैं और जनरल का गया हुआ है 65, ठीक है, और आप OBC सर्टिफिकेट वहाँ नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, ठीक है, और तब वो आपको क्या करेंगे, जनरल के क्राइटेरिया में रखेंगे। जनरल के क्राइटेरिया में रखेंगे तो नंबर आपका 65 होना चाहिए वहाँ पे पास होने के लिए, लेकिन है आपका 60 ही, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, केवल सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वो फेल नहीं करते हैं। ये ऐसे उनका फेल करने का एक तरीका है। ठीक है, इस तरह से वो फेल करते हैं। कहने का मतलब है अगर आप ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए होते तो आप पहले ही फेल हो जाते, इसलिए मैं यहाँ आपको फेल कर रहा हूँ, ऐसा उनका एक वो अप्रोच होता है। ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है। फिर यहाँ विचार नहीं किया जाएगा और उनके अभ्यर्थता आवेदन को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। फिर इन प्रमाण पत्रों के प्रारूप विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, कौन सी मतलब फॉर्मेट में लेके जाना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फिर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्तियों को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जाति समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है या आती है। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या होता है ये OBC वालों को पता होगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है और नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है जो OBC वाले हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इस प्रायोजक के लिए निर्णायक तिथि आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 31/8/2021 होगी। यानी वो आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट जो वैलिड था कब, 31/8/2021 यानी 31 अगस्त 2021 को वो वैलिड था तो वो माना जाएगा। ठीक है, तो वो आप उसको लेकर जाएंगे और नया भी बनवा कर लेकर जाएंगे, क्योंकि EWS जो होता है वो एक ही वर्ष के लिए होता है। ठीक है, बाकी तो 3-3 साल के लिए होते हैं जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन EWS एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है और उस पर ऊपर ही लिखा हुआ रहता है। और फौज वालों का कोई भरोसा नहीं कब क्या कहते हैं वो। ठीक है, तो आप अपने सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के लिए लेकर जाइए, दोनों लेकर जाइए। अगर आपका नहीं बन गया है तो आप पुराना वाला ही लेकर जाइए और इस पर आप उनसे चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसा यहाँ पर भी दिया हुआ है और नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, और जब जब लास्ट डेट था एप्लीकेशन का तब मैं एलिजिबल था और उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है अभी। ठीक है, तो इससे आपको वो फेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थी इंफॉर्मेशन थी, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ और ये नोटिफिकेशन में भी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सक्षम प्राधिकारी एवं दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थी अभी नोट कर लें कि उपयुक्त के संबंध में अभ्यर्थिता तब तक अस्थायी रहेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर लिया जाए। वो अपना वेरिफिकेशन करते हैं, वो उनका एक अलग प्रोसेस है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रारूप में कौन सा लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन है जो जब वैकेंसी आई थी उस समय पे दिया हुआ था। यहाँ पे स्टेट या कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, वही सब रिजर्वेशन वाली चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, एक्सेप्शन वगैरह कैसे हैं, क्या टाई केस में क्या करेंगे, उन सब का ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये पैरा नंबर 6 में दिया हुआ है। वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं। जिनको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये यहाँ पे लिखा हुआ क्रूशियल डेट ऑफ क्लाइमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग
डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वही सेम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे एनेक्जर दिखा देता हूँ, जो भी एनेक्जर हैं। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करते हुए मैं आपको एनेक्जर दिखा देता हूँ सीधे सीधे, उसके बाद बता देता हूँ कि कौन सा कितना लेकर जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली, और एक चीज़ आपको बहुत मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2 दिन पहले जाएं, कम से कम अपने सेंटर पे 2 दिन पहले जाएं। अगर किसी का 12 तारीख को है तो उसे 10 को निकल लेना चाहिए, 10 को शाम तक वो सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इतना आप गैप बना कर रखिए, 2 दिन पहले आप जाएंगे, आपको वहाँ बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आप में कोई दिक्कत है तो भी, जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, आप वहाँ पे जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप पहुँचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके फिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वेट वगैरह जो भी है, अगर कोई चीज़ होता है तो डायरेक्ट फेल नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा, या नहीं पता है तो आप जान लीजिए, वो आपको रीमेडिकल करते हैं। रीमेडिकल का प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेडिकल हो जाए उसके बाद में। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये एनेक्जर कौन सा है, ये सिलेक्शन का मोड जो है। और एनसीसी वाले जो हैं वो एनसीसी अपना लेकर जाएंगे, वो नहीं भूलेंगे, नहीं तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, मैंने पढ़ा तो था इसमें। ये एनेक्जर 1 है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे देना है उसके बारे में भी दिया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि सीएससी सेंटर वाले ने गलत कर दिया, ये सब वो वहाँ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो पहले ही दिए हुए हैं एनेक्जर। वो इसीलिए नहीं मानते हैं कि आपने गलत क्यों किया या कैसे हुआ, उससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया, आप खुद कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इसलिए आप अपना फॉर्म कभी भी खुद अप्लाई किया करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ है ऑफलाइन कौन सा है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, जो उसी में रजिस्ट्रेशन एक होता है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है। तो ये एप्लीकेशन का है। फिर एनेक्जर आ जाएगा इसमें, जो सर्टिफिकेट जितने भी हमें वहाँ पे देने होते हैं उनके एनेक्जर आएगा। इसके बाद में किस फॉर्मेट में कौन सा सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो यही आप डाउनलोड कीजिए, और इसी को यहाँ पे देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सन, यानी जो एक्स आर्मी ऑफिसर जो होते हैं उनको इस इस फॉर्मेट में लेकर जाना होता है। यहाँ अपना नाम, रैंक, ये आईडी नंबर होता है जो, फिर रैंक, उसके बाद नाम, डेट, जो भी है, सिग्नेचर कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनसे करवाना होता है, और प्लेस डेट ये सब करेंगे। उसके बाद देखिए, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, ये भी चीज़ें एक्स सर्विसमैन को लेकर जानी होती हैं, दोनों चीज़ें ये। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST वालों के लिए ये इंग्लिश में होता है, ये ऑफलाइन ही बनता है, ठीक है। ये हाथ से लिखा हुआ रहता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ये आप, अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, फॉर्मेट तो वैसे भी मिल जाता है इजीली कहीं भी, लेकिन ये आप ऑफलाइन बनता है। ऐसा नहीं कि कोई CSC सेंटर वाले ने कहा कि हाँ हम बना देंगे तो CSC सेंटर वाला ये नहीं बना सकता है, ठीक है। इसको सेम चीज़ें इसमें भरी जाएंगी, और उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई करेगा जो तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं या DM होते हैं, जो भी इसके सक्षम अधिकारी होते हैं वो आपका करेंगे, ठीक है। ये इतना पूरा फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है। आपको अगर नहीं मिल रहा है ये कहीं, और जिनका अभी 12-13 को है वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका और बाद है 15-16-17 को है वो अभी बनवा सकते हैं। यहाँ से आप निकाल के प्रिंट निकलवा सकते हैं, इसका उसी पेज का निकलवा सकते हैं जो चाहिए। आप जाएंगे कंप्यूटर सेंटर पे तो वहाँ पे आपका निकाल देगा, ठीक है, और उसमें आपके बनवा लीजिए, ठीक है। फिर ये क्या है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड, यानी OBC वाले का है ये OBC सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल का होता है, ठीक है, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर ये जो है इनकम एंड असर्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये EWS का है। ये आप जिस भी तहसील में लेने जाते हैं, अगर आप वहाँ फॉर्म लेते हैं, अगर फॉर्म लेते हैं तो वहाँ पे आपका लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ ये कोई
सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जैसे कोई यूपी से है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा, महाराष्ट्र से है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा रहेगा, राजस्थान से तो राजस्थान लिखा रहेगा यहाँ पे। फिर ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, यहाँ पे तहसील जो आपकी इशू करती है उसका नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन सी तहसील आपका जो है ये इशू किया है। फिर ये इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ये लिखा, हिंदी में भी ये चीज़ें होती हैं, सेम होता है, ठीक है। वो हिंदी में लिखा होता है, वो भी चलता है, एक ही होता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट ही जारी करती है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है हर स्टेट में, ठीक है। फिर ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पड़ा होता है, डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका 1 फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ऐसे लिखा हुआ रहता है, अगर मतलब पिछला वाला रहेगा तो। फिर यहाँ पे वैलिड फॉर द ईयर लिखा रहेगा। ये इशू डेट यहाँ पे इशू डेट लिखा रहता है, यहाँ पे वैलिड कब तक है, 21-22 के लिए या 22-23 के लिए ये लिखा रहेगा। आपका नाम रहेगा, विलेज पूरा सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिखा हुआ रहेगा। फिर ये क्राइटेरिया है जो ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया है, ठीक है। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, इससे अधिक यानी 5 एकड़ या इससे अधिक एग्रीकल्चर यानी कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए आपके पास। फिर रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, 1000 या इससे अधिक आवासीय भूमि आपके पास, मतलब आवास नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए या फ्लैट नहीं होना चाहिए। फिर रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन द नोटिफाइड म्यूनिसिपालिटीज़ में, मतलब नगर पालिका में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 100 स्क्वायर गज से ज़्यादा, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया है। फिर यहाँ पे रहता है, यहाँ आपका फोटो होगा जिसमें क्रॉस सिग्नेचर आपका रहता है, सिग्नेचर विद द सील ऑफ ऑफिसर जो यहाँ जारी करता है, जैसे कि तहसीलदार जारी करता है, एसडीएम भी जारी करता है, ठीक है। फिर नेम रहेगा, उसका डिजिग्नेशन रहेगा, ये है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब इतनी चीज़ें यहाँ पे थी। और ये कौन सा है, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट फॉर चेस्ट, ये चेस्ट मेजरमेंट जो चाहते हैं, चेस्ट और हाइट में छूट चाहते हैं उनके लिए चाहिए, ठीक है। ये दंगा पीड़ित वाले जो भी हैं, या असम, हिमाचल या डोगरा, मराठा, जम्मू, इन लोगों के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, ठीक है, इन सब के लिए है। कश्मीर लद्दाख वालों के लिए है, वो अगर जा रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये इतनी जानकारी थी। अब और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बच रही कि हम कितना लेकर जाएं, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना लेकर जाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 4 फोटो आपको लेकर आना है, ठीक है। लेकिन आप जो एडमिट कार्ड में आपका फोटो है 4 वो लेकर जाइए और 4 आप रिसेंट फोटो लेकर जाइए, ठीक है। जो 4 एडमिट कार्ड में आपका छपा हुआ है वो फोटो लेकर जाएं और 4 आप अभी का फोटो खिंचवा लें वो भी लेकर जाएं, ठीक है। ऐसे आपके पास, और केवल 4 ही नहीं, कम से कम 6-7 लेकर जाइए। 1-2 यहाँ वहाँ गायब हो जाता है, लगाने में हो जाता है। और अपना गोंद जो फेविस्टिक है वो और स्टेपलर पेन ये सब आप अपना लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये सब चीज़ें मांगेंगे कहीं बगल से तो आप डंडे खाएंगे, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कई बार मेडिकल दे चुका हूँ, ठीक है। ये सब गलतियाँ होती हैं, जो नए बच्चे होते हैं ये सब नहीं करना है, ठीक है। और एकदम वेल क्लीन होके जाना है आपको, ठीक है। और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब के, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सब के 2-2 फोटोकॉपी कम से कम आप लेकर जाइए। उससे ज़्यादा ले जा रहे हैं तो और बेहतर है, लेकिन 1-1 मांगा गया है, 2-2 कम से कम लेकर जाइए, ठीक है। आपके लिए सेफ्टी रहेगी, ठीक है। सेफ्टी के लिए लेकर जाइए, 2-4 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर वहाँ एक चीज़ के लिए आपको एक डंडे पड़ जाते हैं या कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और जैसे जैसे मेडिकल होगा, क्या अपडेट है, कैसे लोग पास हो रहे हैं, किस चीज़ में कहाँ पे बाहर निकाला जा रहा है, इन सब चीज़ों को मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।